नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, कास्ता इंडस्ट्रीज़ आपके लिए समय समय पर खेती संबंधी तरोताज़ा जानकारी देती है इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से। और उसी में पिछली बार हमने गेहूं के बारे में चर्चा की थी कि गेहूं के खेत की तैयारी कैसे की जाए, किस तरह से खेत तैयार किया जाए, कौन सी वैरायटी उसमें लगाना है। इन सब की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं और वो आपने ज़रूर देखी होगी और आपकी लाइकिंग भी हमारे तक प्राप्त हुई है। अब आज हम खड़ी फसल में गेहूं में क्या करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, पानी का समय, सिंचाई का समय क्या हो कि हम सही समय पर हमारे पौधे को नमी उपलब्ध करा सकें। नंबर एक, पहली बात जो होती है, बुआई के पश्चात जो पहला पानी दिया जाना चाहिए वो 18 से 21 रोज़ के बीच में दिया जाना चाहिए। जब गेहूं की उम्र 18 दिन की होती है और कम से कम 21 रोज़ के बीच में ये पानी हमें दिया जाना है, क्योंकि इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है पौधे की ज़िंदगी में। जब पौधा अंकुरित होता है, ऊपर जब पौधा निकलता है, ठीक उस समय एक जड़ हाथी की सूंड की तरह जमीन के अंदर जाती है। ठीक 18 दिन में इस जड़ के साइड से नई जड़ें निकलती है जो चारों तरफ फैलती है। इसे कहते हैं झकरा जड़, इसे कहते हैं मुकुट जड़। ये चारों तरफ फैलती है। तो इस समय हमारे पौधे को यूरिया की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। जब हम इस समय 18 से 21 रोज़ के अंदर अगर हम यूरिया दे कर के अगर पानी देते हैं तो जिन जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा और अधिक दूर से ये खाद के साथ में पानी भी लेके आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। 18 से 21 रोज़ में हमें एक सिंचाई की ज़रूरत अत्यावश्यक है और इसी समय हमें यूरिया का प्रथम डोज डालना है। ज़्यादा नहीं डालना है। 1 एकड़ में अधिकतम 28 किलो या 25 किलो भी अगर आप डालेंगे तो ये पर्याप्त है। ज़्यादा यूरिया देने से ये यूरिया हमारे पौधों के काम नहीं आता है। वो जो फालतू यूरिया रहता है, जैसे छोटे बच्चे को ज़्यादा खाना रख दिया जाए तो वो झूठा छूट जाता है और वो खाना वेस्टेज होता है। उसी तरह से हमें यूरिया की मात्रा भी लिमिट में डालना चाहिए। जितना पौधों को आवश्यक है उतना ही हम दें। अगर ज़्यादा दे देंगे तो ये बचा हुआ यूरिया जो पड़ा रहेगा हमारी ज़मीन में, वो हमारी मिट्टी को, हमारे पानी को, सबको प्रदूषित करेगा और यही पानी आगे चल कर के मनुष्य के पीने में आता है, जो कि यूरिया का कारण बनता है। इसलिए यूरिया में लिमिटेड रखें, कंट्रोल रखें। दूसरा, यूरिया की जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो है ठीक 40 रोज़ बाद। जब गेहूं की उम्र 40 रोज़ की हो जाती है, उस समय फिर हमें एक यूरिया की आवश्यकता होती है। तो उसी समय हमें एक सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। ये दूसरी सिंचाई। ये इसलिए आवश्यक है कि इस समय एक परिवर्तन होता है पौधे की ज़िंदगी में, पौधे के शरीर में। वो परिवर्तन यह है कि यहाँ टिलरिंग शुरू होता है। कल्ले, कंसे, जो भी आप बोलते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारी शाखाएं निकलना गेहूं के पौधों में से, वो अवस्था शुरू होती है लगभग 38-40 रोज़ में। तो इस समय फिर उसको एक ताकत की ज़रूरत होती है। इस समय उसको फिर से नमी की ज़रूरत होती है। तो इस समय हम फिर एक यूरिया वही 28 किलो प्रति एकड़ दें और यूरिया दें और साथ में पानी दें। तो ये जो अगर कॉम्बिनेशन हमने जमा दिया तो 2 महत्वपूर्ण अवस्था है जो हमारे पौधे की, वो यहाँ पूरी हो जाएगी। इस तरह से फिर आप अपनी मिट्टी की ज़रूरत के मुताबिक 15-15 दिन में हम आगे पानी दे सकते हैं, जो कि मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि काली मिट्टी है तो वो थोड़ा सा पानी आप लेट भी देंगे तो चलेगा, मगर यदि बहुत हल्की मिट्टी है तो हो सकता है आपको 8 से 10 दिन में भी पानी को रिपीट करना पड़े। किसी भी अवस्था में पानी कभी भी फूल की अवस्था में अलग से इरिगेशन नहीं देना है। जब बाली में फूल आने की अवस्था आती है उसके पहले आपने जो पानी दे दिया वो ठीक है,
उसके बाद में जब भर फूल की अवस्था जब रहती है हमारी बालियों में, उस समय सिंचाई नहीं दें, वरना ये फूलों को गिरने की संभावना है। अंतिम पानी जब हमारे गेहूं के बालियों में दूध की अवस्था आती है, यानी कि दाने भरने की अवस्था आती है, जब उसको दबाएं और उसके अंदर दूध निकलता है, वो अंतिम पानी है। उस समय पानी इतना आवश्यक है, वरना ये जो गेहूं का जो दाना है ये बारीक रह जाएगा, जीरे जैसा रह जाएगा। तो ये एक बहुत अति क्रिटिकल स्टेज है गेहूं में पानी देने की, इस पर आप विशेष ध्यान दें। पानी समय पे देना ज़रूरी है। आपके पास पानी बहुत उपलब्ध है, आपके पास पानी की कमी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पानी देते रहें। आप इस तरह से पानी दें, जब ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों जो आपसे करना चाहता हूँ मैं, वो है कि गेहूं में बहुत ज़्यादा समस्याएं कीट या बीमारियों की नहीं आती है, मगर फिर भी अभी कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि गेहूं में वो समस्याएं आ रही है जो सामान्यतः आज तक देखने में नहीं आई थी। नंबर 1, जड़ माहो। ये जो माहो जो रस चूसता है पत्तियों का, फसलों का, आजकल ये माहो पौधे की जड़ों में आने लग गया है, गेहूं की जड़ में आने लग गया। जड़ का रस चूसता है। जो सफ़ेद सफ़ेद जड़ें हैं वो बहुत मीठी लगती है इनको, तो ये उसका रस चूसते हैं। अगर उसका रस चूस लिया तो ऊपर पौधा अपने आप पहले ड्रूपिंग होगा, पहले मुरझाएगा, फिर सूखने लगेगा। हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि ये दीमक आ गई है, पर वास्तव में वो जड़ माहो है। और इसका समय भी मैं आपको बता दूं, ये 20 दिन 18 दिन के आसपास ये समस्या शुरू होती है। तो हम इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर हो सके तो पानी के साथ में हम नीम का तेल पानी के साथ में चलाएं। जो नीम होता है, नीम में जो फल आता है, उसका तेल भी उपलब्ध है नीम ऑयल के नाम से। इसको हम 1 लीटर प्रति एकड़ अगर इरिगेशन के साथ, सिंचाई के साथ में अगर हम चला दें, पानी जो नाली है पानी की, जहाँ से पानी हमारे खेत में एंट्री करता है, अगर उसके ऊपर हम 1 बॉटल में नीम का तेल भर करके उसमें नीचे छेद कर दें, तो ये बूंद 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 जो जाएगा ये पूरे खेत में चला जाएगा। 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो ये जड़ माहो कहीं भी होगा तो ये भी उससे समाप्त हो जाएगा। जड़ माहो ही नहीं, अगला जो दुश्मन है गेहूं का वो है दीमक। दीमक भी इससे कंट्रोल हो जाती है अगर हमने नीम का तेल अगर इसमें हमने चला दिया है तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखें। एक विशेष बात जो अभी गेहूं में आने लगी है वो है तना छेदक। ये तना छेदक तब अटैक करता है जब गेहूं में बालियों की अवस्था आती है, यानी कि गेहूं का पूरा पौधा हरा है और उसकी जो बाली निकल रही है वो बाली सूख गई है। अगर ऐसी बाली को आप खींच कर देखें तो ये बाली आपके हाथ में आ जाती है, यानी कि वहाँ पौधे के अंदर वहाँ एक इल्ली बैठी हुई है जो कि बाली की जो आधार है उसी को खा जाती है। तो इसके लिए कोई भी एक ऐसी दवा जो सिस्टेमिक हो, जैसे एमिडाक्लोप्रिड। एमिडाक्लोप्रिड दवा 1 पंप में 5 ml मात्र लगती है। अगर इसका स्प्रे हो जाता है तो अंदर बैठी हुई ये इल्ली, तना काटने वाली, ये भी कंट्रोल हो जाती है। दीमक की जो मैंने अभी बात चालू की थी, नीम के तेल की मैंने बात की थी। अगर नीम का तेल उपलब्ध नहीं हो तो आजकल एक नया प्रयास जैविक खेती में लोग कर रहे हैं और उसके बड़े सफलता मिली है। आपके यहाँ पिछली फसल मक्का का जो भुट्टा था, भुट्टे के दाने जो आपने निकाल लिए और जो हस्क बचा है, जिसको हम अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बोलते हैं, कहीं इसको डुंडिया बोलते हैं, कहीं इसको मकोले, कट्टिया बोलते हैं, बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। इनको लीजिए आप एक तगारी भर के, इसको पानी में भिगो लीजिए और अपने गेहूं के खेत में 1 या 2 जगह जहां पर गेहूं के पौधे कम हो या नहीं हो, वहां पर थोड़ी मिट्टी को हटा लीजिए, यानी थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए और उसमें ये गीले किए हुए ये मकोले ये अंदर डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी को ढक दीजिए। ये मकोले इन दीमक को इतने पसंद है कि ये आपके पौधों की जड़ों को काटना छोड़ करके
पूरे खेत की दीमक चलती चलती यहाँ आएगी इनको खाने के लिए, और पूछेगी काऊ कहाँ जा रही है, तो बोले वहाँ पर भंडारा है। तो ये भंडारा अपने खेत में कर दीजिए आप, ये मकोलों को दबा दीजिए, सब दूर की दीमक यहाँ आ जाएंगी। 4 दिन बाद में इसको हटा के देखिएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर दीमक का ढेर हो गया है। बस वहीं पर थोड़ी सी दवा डाल दीजिए, जो दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड आपके पास बचा हुआ पड़ा है उसको पानी में घोल करके सिर्फ इतने से गड्ढे पर आप छींट दीजिए, तो पूरे दुश्मनों को आपने एक जगह बुला लिया और एक जगह बुला करके यहाँ आप उनको समाप्त कर सकते हैं। कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि हमने एक मिट्टी की मटकी को गाड़ने की बात कही है। जो मिट्टी की मटकी होती है उसमें नीचे छेद करके उसमें ये मक्की के भुट्टे के अवशेष भर दिए जाते हैं और ऊपर से ढक दिया जाता है प्लास्टिक से। अगर इसको हम खेत में गाड़ दें तो तमाम दीमक जो है वो आकर के इन छेदों में आकर के अंदर घुस जाती है। इसी को कहते हैं गागर में सागर। एक गागर में आपने पूरे खेत के दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया। इसको गागर को 8 दिन बाद निकाल करके और इसको आप कहीं भी आग पे रख दें, ये जल जाएंगी। पर इसमें भी बड़ी हंसी की बात यह है कि कुछ किसानों ने मुझे ये सलाह दी, हमारे वनवासी भाइयों ने, कि सर इसको जलाएं काहे के लिए, जलाने के बजाय इसको ला करके मुर्गा मुर्गी को डाल दें तो मुर्गा मुर्गी का आहार हो जाएगा। अगर मुर्गा मुर्गी का आहार हो जाएगा तो उनको अंडे की संख्या बढ़ जाएगी। ये वैज्ञानिक कहते हैं, पोल्ट्री वाले, कि अगर दीमक खाने को मिल जाए हमारी मुर्गियों को तो अंडे देने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह से हम इसमें इलाज कर सकते हैं। यदि ऐसा मौसम आ जाता है, बीच में बादल और पानी का मौसम आ जाता है गेहूं में, तो एक शंका रहती है कभी कभी, इसमें एक खतरनाक बीमारी है गेरुआ। ये गेरुआ आ सकता है अगर लगातार पानी का मौसम बीच में बनता है खड़ी फसल में, मावठा बोलते हैं जिसको, एबनॉर्मल रेंस अगर ये आती है तो हमारे खेतों में गेरू नामक बीमारी आने के चांस है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ पानी का मौसम बन रहा है, चाहे बीमारी आए कि नहीं आए, आप एक दवा टेबुकोनाझोल 20 ml प्रति पंप या 200 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे कर दें बीमारी आने के पहले ही, तो आपके यहाँ ये बीमारी भी नहीं आएगी। तो ये गेहूं में आने वाली कुछ कीट और बीमारियों की हमने बात की। साथ ही एक और समस्या गेहूं में देखने को मिलती है, वो है चूहे। चूहा सबसे बड़ा दुश्मन है गेहूं का। ये खड़ी फसल को आधार से ही काट करके खाता है। खाता कम है मगर नुकसान ज़्यादा करता है, पौधों को काट के नीचे गिरा देता है। तो इसके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ करते हैं आजकल किसान भाई, बड़े अच्छे जुगाड़ करने लगे हैं मालवा और निमाड़ के किसान। जुगाड़ नंबर 1, हमारे खेत में, गेहूं के खेत में, गेहूं की फसल से थोड़ी सी ऊंची हाइट के 4-5 जगह लकड़ियां गाड़ दी जाती है। वो गेहूं से ऊंची होना चाहिए। इन लकड़ियों पर एक विशेष बात ये रहती है कि कहीं से भी रात के समय जो एक पक्षी है जिसको हम आउल कहते हैं, उल्लू, गांव की भाषा में उसको घुग्गू भी बोलते हैं, कि निमाड़ में उसको घुगड़िया भी बोलते हैं। ये एक ऐसा पक्षी है जो रात के समय शिकार करता है और वो चूहों का बहुत बड़ा शिकारी है। ये रात को अंधेरे में आकर के आपके खेत के ऊपर, ये जो आपने डालियाँ लगाई है, जो खूंटियाँ लगाई है, इन पर आकर के बैठता है। और बैठेगा तो फालतू में नहीं बैठेगा। इसकी गर्दन भगवान ने ऐसी बनाई है कि लगभग 360 डिग्री पर घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। यानी कि इसकी निगाहें पूरे चारों तरफ, वो देख सकता है कि मेरा शिकार कहाँ है। जैसे ही चूहे एक बिल में से निकल करके दूसरे बिल में जाने की कोशिश करते हैं, इस दौड़ धाप में ये उल्लू इनको देख लेता है और झपट्टे से पकड़ करके ले जाता है और अपने घोंसलों में अपने पक्षियों को शानदार दावत दे देता है। तो ये एक चीज़ है जिसको चूहा नियंत्रण में काफ़ी अच्छा उपाय माना गया है। दूसरी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको कि कुछ किसानों ने करा है, ये कई कठिन काम जरूर है मगर फिर भी अच्छा है, कि एक चूहे को, अपने खेत में चूहे भागते हुए जब आप पानी देते हैं खेत में, उस समय चूहे अपने बिल से निकल के भागते हैं,
तो उनको बिना मारे उनको डंडे से दबा दिया जाता है, उनका मुंह पकड़ के। और अगर उनको जो हम तेल सिंदूर लगाते हैं भगवान को, वो तेल सिंदूर हम तैयार रखें और उसको ऐसा हाथ में लगा करके अगर इस चूहे को हम इस तरह से हल्के हल्के, ज़्यादा दबाना नहीं है बेचारे को, ऐसा कर सकें, रंग सकें, उसके बाद में उसको अपने खेत में छोड़ दें। आप देखिएगा इस लाल चूहे को देख करके बाकी चूहे भाग करके खेत से बाहर, और खेत से बाहर ही इतनी दूर जाएंगे कि वापस पलट के वापस आपके खेत में नहीं आएंगे। तो ये भी उपाय लोगों ने करके देखा है। अंत में जो उपाय रासायनिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रासायनिक उपाय, एक दवा है जिंक फास्फाइड, आप जानते हैं जिंक फास्फाइड एक काला जहर है, और इसको हम बाज़ार से जब लाते हैं तो इसमें मेरी राय यह है कि ये सील्ड लाएं, तो कोई पैक बंद जो इसकी शीशी आती है या जो एक डब्बी आती है वही लाएं। इसको खुले पैकेट जो आते हैं कागज़ के, उसमें नहीं लाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इसकी जो गैस है वो उड़ जाया करती है, तो बहुत कारगर नहीं रहती है। इस पाउडर को आप लाएं, और बहुत आसान तरीका है, देखिए आप इसको कैसे चूहों को खिलाया जाए। उसका ये है कि हम घर में भजिए बनवा लें, जो भजिए खाते हैं ना हम, पकौड़े, वो हम बनवा लें, और इन भजियों में हम माचिस की तीली से, माचिस की काड़ी से एक एक छेद कर दें अच्छे से सभी भजियों में, और उसके बाद में वही काड़ी इस लाई हुई दवा जिंक फास्फाइड के पाउडर में ज़रा सी लगाना है, एक उसका ज़रा सा कोना, और इस छेद में भर करके और भजिए को दबा के बाहर निकाल लेना है। दवा अंदर रहना चाहिए, बाहर दिखना नहीं चाहिए, अगर दिखती है तो उसको साफ़ कर दें। इस तरह से हम सभी भजियों में ये दवा बना लेंगे, लगा लेंगे, और उसके बाद में 2-2, 4-4 भजियों की हम पूड़ियाँ बना लेंगे, कागज़ की बजाय प्लास्टिक की पूड़ियाँ बनाएं और खेत में जगह जगह इसको डाल दें। पूड़ियों में बंधा होने के कारण ये चूहे उसको अवश्य खोलेंगे, क्योंकि छुपी हुई चीज़ को खोलना चाहते हैं, तो ये खोलेंगे, और खोलते वक्त इनको वो खुशबू आएगी भजिए की। तो ये भी हमारे तरह बहुत चटोरे हैं, इनको भी भजिए बहुत पसंद है। तो ये भजिए की गंध के कारण इनको वो जिंक फास्फाइड की गंध नहीं आएगी। ज़्यादातर शिकायत ये होती है किसान भाइयों की कि ये दवा खाते ही नहीं है। ये वो इसलिए नहीं खाते हैं कि उन्हें जिंक फास्फाइड की जो फास्जिन गैस है उसकी गंध आ जाती है, तो वो खाते ही नहीं है। मगर ये भजिए का हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो इसलिए लिया है कि भजिए की खुशबू तीव्र है उस गैस से, तो ये तीव्र खुशबू इनको आएगी, और निश्चित तौर पर ये खाएंगे। 1-2 मारना ही है तो 2 या 3 भजिए खिला दो ना बेचारों को, आप देखिएगा दूसरे दिन तीसरे दिन आपके खेत में सब चूहे मरे हुए मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण बात चूहा नियंत्रण की जो बची थी वो मैंने आपके सामने करी। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।